इंडियन ज्योग्राफी। भारत का राजनीतिक मानचित्र। भारत का भौतिक मानचित्र। भारत का भूगर्भिक मानचित्र। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मुख्यतः भारत बांग्लादेश सीमा, इसे इस सीमा को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। अध्यारोपित सीमा मतलब कागजों पर भारत चीन सीमा, एलएसी व मैकमोहन लाइन। भारत पाक सीमा, पीओके अध्यारोपित सीमा रेड क्लिफ। भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत अफगानिस्तान डूरंड रेखा। भारत म्यांमार सीमा। भारत की भू राजनीतिक स्थिति। भारत भू राजनीतिक स्थिति को सबसे जटिल भू राजनीतिक स्थितियों में से एक माना जाता है। भू राजनीतिक परिपेक्ष में बदलाव स्थिति को सकारात्मक और नकारात्मक बनाता रहता है। डॉक्टर पीके मथलानी ने बताया कि भारत भू राजनीतिक रूप से कुछ देशों का प्राकृतिक मित्र परंतु कुछ देशों हेतु हित बाधक देश है। राजीव अहिर ने भारत की भू राजनीतिक स्थिति पश्चिमी देशों हेतु सकारात्मक व नकारात्मक का एक सीधा संतुलन है। इतिहास से वर्तमान तक ये हमें निर्णय हेतु प्रतिप्रेरित करता रहा है। बीके कृष्ण मेनन ने भारत की भू राजनीतिक स्थिति विश्व के तीसरे ध्रुव हेतु सबसे सशक्त है। यह हमें निर्णय क्रियान्वयन क्षमता प्रदान करती है। माधव दास, भारत तीन अलग अलग भू राजनीतिक विशेषताओं वाला देश है। हम लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, लुक साउथ, लुक नॉर्थ सभी की विशेषता भारतीय भू राजनीतिक स्थिति रखती है। भारत की भू राजनीति की सकारात्मक पक्ष। भारत की भू राजनीतिक स्थिति अन्य विश्व हेतु विशेषकर यूरोप हेतु स्वर्ण भूमि रही है। यही कारण है कि भारत के नाम पर ही महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। भारतीय भू राजनीतिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से भिन्न होने के कारण ही इस क्षेत्र हेतु उपमहाद्वीप शब्द का जन्म हुआ। भारतीय चीन व दक्षिण पूर्व एशिया सम्मिलित रूप से विश्व की कुल जनसंख्या का 55.7% एक रूप से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में विश्व बाजार बनने की पर्याप्त योग्यताएं उपस्थित हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मूल व्यापारिक नियमों के मूल को संकलित किया जाए तो यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा बाजार, भविष्य का सबसे बड़ा उत्पाद व प्रखर विविधतापूर्ण क्षेत्र है। स्मरणीय है कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारत को ही माना जाता है, विशेषकर चीनी प्रतिस्पर्धा के उत्तर के रूप में। भारत भू राजनीति के नकारात्मक पक्ष। पाकिस्तान का भू राजनीतिक खाड़ी देशों के सापेक्ष अधिक सुदृढ़ है। पाकिस्तान सीधे खाड़ी देशों से न केवल सीमा साझा करता है अपितु धार्मिक समानता के कारण भी पाकिस्तान को इस क्षेत्र में समर्थन प्राप्त होता है। मध्य एशिया पर प्रवेश का द्वार माने जाने वाले अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सीमा अरब सागर से होने के कारण मध्य एशिया व अरब सागर के मध्य ब्रिज पाकिस्तान है। यह स्थिति पाकिस्तान को कुछ सीमाओं तक भारतीय भू राजनीति से सशक्त बनाती है। आज़ादी के पश्चात भारतीय प्रारंभिक वर्षों में पाकिस्तान को मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय समर्थन विशेषकर अमेरिका यह पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति का परिणाम रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई भू राजनीतिक विचारकों का यह मत है कि पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में फेल स्टेट होता यह अमेरिका पर कई सीमाओं पर निर्भर करता है। पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में फेल स्टेट होगा अगर यह पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में फेल स्टेट होगा यह अमेरिका पर कई सीमाओं पर निर्भर करता है। पश्चिमी देश यूएसए पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति का उपयोग रणनीतिक रूप से करते आए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, जिसका अर्थ है कि कोई प्राकृतिक सीमा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य उपस्थित नहीं है। भारत तथा पाकिस्तान की सीमा 1947 से 48 के पश्चात वर्तमान रूप की ओर अग्रसर हुई है। एलओसी का विकास। भारत तथा पाकिस्तान के आज़ादी के पश्चात भारत की आज़ादी के पश्चात कश्मीर के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए पाकिस्तान प्रारंभ से ही कश्मीर पर आधिपत्य हेतु प्रयास करता रहा है। कश्मीरियत।
कश्मीरियत की अवधारणा केवल और केवल कश्मीर के विशेष भौगोलिक गुणधर्मों तथा सांस्कृतिक परिदृश्यों को एक विशेष रूप प्रदान करने के लिए स्थापना की गई थी। कश्मीरियत कश्मीर के स्थानीय लोगों की संस्कृति, भाषा तथा इस क्षेत्र की पर्यटन आदि की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास था। वर्तमान में कश्मीरियत शब्द का उपयोग कई स्थानों पर आतंकवाद के समर्थन हेतु किया जाता है। भारत पाक युद्ध 1948 में पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर इस क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का प्रयास करती है तथा कश्मीर के भारतीय संघ में प्रवेश के पश्चात इस क्षेत्र में द्विपक्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। भारत द्वारा युद्ध स्थितियों को समाप्त करने हेतु यूएन मध्यस्थता आमंत्रित की गई। स्पष्टीकरण। विदित है कि यूएन मध्यस्थता भारत हेतु सकारात्मक सिद्ध होगी के आधार पर किया गया। यह निर्णय को सीज फायर के रूप में भारत हेतु नकारात्मक रहा। यूएन द्वारा कश्मीर विवाद पर लिए गए निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम पाकिस्तान पहला है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र में सेना हटाई जाएगी। दूसरा है कि भारत द्वारा तत्पश्चात सेना हटाने के जनमत संग्रह कराया जाएगा। स्मरणीय है कि यह निर्णय भारत के जम्मू कश्मीर के अधिकारों के विरुद्ध था, परंतु निर्णय का सर्वप्रथम विरोध पाकिस्तान द्वारा किया गया तथा सेनाएं न हटाए जाने के कारण जनमत संग्रह सफल नहीं हो पाया। इस स्थिति तक भी पाकिस्तान से भारत के मध्य सीमाएं एलओसी स्पष्ट नहीं थी। भारत पाक युद्ध 1971। भारत द्वारा आजादी के पश्चात प्रथम बार पाकिस्तान पर सीधी कार्रवाई की गई, जिसका परिणाम अंतिम रूप से बांग्लादेश की स्थापना के रूप में देखा गया। कई भू राजनीतिक विचारकों का मत है कि यह युद्ध विजय की स्थिति व अंतिम अवसर थी, जब पारंपरिक युद्ध अनुकूलता का उपयोग करते हुए भारत पीओके की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता था। शिमला समझौता। जहां भारत को युद्ध विजय के पश्चात पीओके का पूर्ण समाधान प्राप्त होते शिमला समझौता। जहां भारत को युद्ध विजय के पश्चात पीओके का पूर्ण समाधान प्राप्त होने के स्थान पर भारत द्वारा एलओसी को डीमार्केटेड कराया गया। यह स्मरणीय कि एलओसी का निर्धारण पूर्णतः नहीं हो पाया था। यह केवल एनजे 9842 तक ही सीमांकित हो पाई थी। सबसे महत्वपूर्ण घटक यह है कि सियाचिन ग्लेशियर किस देश की सीमा के भीतर है, यह शिमला समझौते में नहीं अंकित किया गया। सियाचिन की स्थिति एलओसी पर शिमला समझौते में स्पष्ट थी। शब्दशः समझौते में लिखा गया कि पॉइंट एनजे 9842 के पश्चात सीमा उत्तर की ओर हिमनत तक है, अर्थात हिमनत की स्थिति समझौते में अस्पष्ट थी। सियाचिन ग्लेशियर का भू राजनीतिक महत्व। सियाचिन ग्लेशियर भू राजनीतिक रूप से भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह दो भारतीय क्षेत्रों को विदेशी अधिग्रहण से मुक्त कराने हेतु रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। सियाचिन ग्लेशियर की सबसे बड़ी विशेषता इसका ईगल आई व्यू प्रदान करना है। यह क्षेत्र पाकिस्तान और सियाचिन हेतु होविट्जर फेयरवेल पॉइंट है। यह क्षेत्र पीओके व एसी अक्साई चीन को परस्पर सीमा बनाने से रोकता है, अर्थात स्पष्ट रूप से काराकोरम दर्रे को ब्लॉक करने में सहायक है। यह ग्लेशियर साल्टोरो श्रेणी का हिस्सा है, जो कि पीओके व एसी दोनों के मध्य उपस्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा तृतीय ध्रुव है तथा सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल वाला पोस्ट है। इसी ग्लेशियर पर स्थित है। सियाचिन हिमनत भारत हेतु सबसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है, क्योंकि यह दो शत्रु देशों हेतु चोक पॉइंट का कार्य करता है। भारत और पाकिस्तान में एमओयू हस्ताक्षर द्वारा यह सुनिश्चित किया गया था कि भारत व पाकिस्तान शीत ऋतु में अपनी अपनी सेनाएं इस क्षेत्र से हटाकर ऋतु पश्चात पुनः यथावत स्थिति में लाने का कार्य यथास्थिति पर करेंगे। 1999 के युद्ध के पश्चात कारगिल भारत हेतु एक सामरिक सबक का स्थान रहा, जहां पाकिस्तान के द्वारा इस दौरान पराभासी युद्ध कारगिल में प्रारंभ कर सियाचिन हिमनत को विजय करने का प्रयास किया गया, जिसके अंतर्गत लेह कारगिल हाईवे में नुब्रा एक्सटेंशन, लेह सियाचिन हाईवे में PS14/2, PS14/3 में ब्रिज आदि को नष्ट कर
संचार बाधित करने के पश्चात क्षेत्र को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त स्थिति के पश्चात भारत ने निर्णय लिया कि भारत सियाचिन हिमनद पर उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा।